नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वो कहते हैं ना, जब जब भारत की माटी ने अपने सपूतों को याद किया है, तब तब इसके बेटों ने अपने रक्त से इस माटी को सींचा है। आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आपके बीच भारत की माटी के एक ऐसे ही सपूत को हम याद करेंगे, जिनको आप में से कुछ लोग हाल ही में रिलीज एक पिक्चर शेरशाह के माध्यम से जानते होंगे, या फिर कुछ लोगों ने अखबारों में उनके बारे में पढ़ा होगा, या किसी मैगजीन में, या तो किसी रेडियो या न्यूज़ चैनल पर। मगर आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो तकरीबन 25 से 30 वर्ष की उम्र के बीच के हैं और जिन्हें याद है कि 1998 1999 का दौर कैसा था। आप लोगों को याद होगा कि हम सभी के घरों के आगे से कुछ आर्मी के ट्रक्स निकला करते थे। वहाँ उन ट्रक्स के पीछे जहाँ जवान बैठे रहते थे, हम लोग उन्हें देखकर उत्साहित हो जाते थे। अपने घरों से बाहर निकलकर एकदम स्ट्रेट खड़े होकर उनको सैल्यूट करते थे, या फिर जय हिंद, वंदे मातरम ऐसे नारे लगाते थे, या भारत माता की जय के उद्घोष करते थे। जी हाँ, ये वही वक्त है, कारगिल की लड़ाई का वक्त, जब पूरे देश से न जाने कितने जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जा रहे थे। ऐसे में जब पूरा देश युद्ध और इसकी चिंता से जूझ रहा था, तो उन दिनों टीवी पर एक चेहरा आता था, एक आवाज आती थी, जिसे देखकर पूरा देश युद्ध के शोर शराबे से शांत हो जाता था। पूरे देश को ऐसा लगता था मानो ये युद्ध हमने जीत लिया है। उस चेहरे को देख के हमें एकदम अजीब सी शांति मिलती थी और ऐसा लगता था कि जी हाँ, हमारी सेना युद्ध जीत लेंगी और इससे हमारे देश को कोई नुकसान नहीं होने देंगी। हम बात आज उसी चेहरे की करने वाले हैं, उसी इंसान की एक आवाज की बात करने वाले हैं, जिस आवाज ने पूरे देश को एक नारा दे दिया, नारा जीत का, नारा जोश का, नारा नई उमंगों का। युद्ध जैसे भयानक माहौल में भी सामने दुश्मन की तोपों के होने के बावजूद भी हंसता हुआ वह चेहरा, और वो कहता है, After the another bunker was captured, my company's success was ये दिल मांगे मोर। जी हाँ, आज हम सभी बात करने जा रहे हैं अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में, कारगिल युद्ध के हीरो, हम सभी के बीच शेरशाह नाम से मशहूर कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा यानी हमारे अपने शेरशाह। इनका जन्म हुआ हिमाचल प्रदेश में एक छोटी सी जगह पालमपुर नाम से। वहां पर इनका जन्म हुआ 9 सितंबर 1974 को। इनके पिता श्री गिरधारी लाल बत्रा और इनकी माता श्रीमती कमल कांता बत्रा दोनों ही स्कूल टीचर्स थे। और इनके यहाँ जन्म सिर्फ कैप्टन साहब का नहीं हुआ था। 2 बहनों के बाद में जब ये भाई आए तो ये अकेले नहीं आए, इनके साथ में आए इनके छोटे भाई, 14 मिनट छोटे भाई विशाल बत्रा जी, जो कि ट्विंस हैं, आपस में दोनों जुड़वा भाई हैं। और आज जब कैप्टन साहब हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी सभी कहानियाँ, उनकी शौर्य गाथाएँ और उनके बारे में जुड़े जितने भी फैक्ट्स हैं, ज़्यादातर चीज़ें हमको उनके छोटे भाई से ही मिल रही हैं। जो हाल ही में एक पिक्चर आई है शेरशाह, उसमें भी हमने देखा है कि जितने भी फैक्ट्स मिल सकते थे, उनकी टॉक्स हैं, तो ये सारा काम जो किया है उनके छोटे भाई विशाल बत्रा जी ने ही किया है। तो हम उनको भी थैंक यू बोलेंगे कि उनकी वजह से हम कैप्टन साहब के बारे में इतना सब कुछ जान पाए हैं और प्रेरणा ले पा रहे हैं। तो दोनों भाइयों का जन्म हो जाता है 9 सितंबर 1974 को। अगर 2 कहानियों पर गौर किया जाए, कुछ ऐसी कहानियां हैं जो कि विक्रम बत्रा सर के पेरेंट्स के द्वारा बताई गई हैं, और उन कहानियों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक कहानी ये है जो उनके फादर साहब बताते हैं कि बचपन में एक बार क्या हुआ कि वो स्कूल जा रहे थे, और स्कूल जाते टाइम स्कूल बस में जाते हैं जनरली, तो 9th या 10th क्लास में सर थे और 8th क्लास की एक बच्ची थी। वो स्कूल के जो बस होती है उसके गेट से एंटर कर रही थी बस के अंदर, एंड हुआ क्या कि बस का गेट पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। तो जैसे ही स्कूल बस ने ऐसे टर्न मारा मोड़ पर आते ही, वैसे ही वो गेट खुल गया और वो बच्ची बिल्कुल गिरने लगी। तो हमारे जो शेरशाह साहब हैं, उन्होंने चलती बस में से छलांग लगा दी। और ये कोई बहुत बड़े तब तक नहीं हो गए थे, सिर्फ 10वीं या 9वीं क्लास का एक बच्चा
और उसने अपने से शायद 1 या 2 साल छोटी लड़की के लिए चलती बस से छलांग लगा दी उसको बचाने के लिए, एंड उसे बचा लिया। ये सिर्फ एक बचपन की घटना नहीं है, ये वो चीज़ है जो उन्होंने शायद 1999 तक जारी रखी करना, अपने साथियों की मदद करना, अपने साथियों के लिए खुद की जान की परवाह न करना। अगर आप कारगिल युद्ध का मंजर आगे सुनेंगे तो जानेंगे कि शायद अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन भी वो इसी फिलॉसफी पे थे कि मुझसे पहले मेरे साथी। इसी तरह की एक और घटना है, वो जब ये थोड़े बड़े हो गए थे तब की बात है, ये घर में थे, अपने रूम में थे, तब इनकी मम्मी बाहर की तरफ बैठी हुई थी और उसी बीच घर में एक सांप निकल आया। सांप निकल आया तो इनकी मम्मी डर गई, अचानक से चीख निकल गई बड़ा सारा सांप देख के और जोर से चिल्लाई, इनको पुकारा। तो ये बाहर आते हैं और देखते हैं कि हाँ ये तो सांप बैठा है। तो इन्होंने क्या किया, एक लकड़ी लेके सांप को मार डाला और घर से बाहर फेंक कर आ गए। अब थोड़े से एक्चुअली क्या होता है ना कि सांप के बारे में काफ़ी सारी किंवदंती होती हैं, तो इनकी मम्मी ने इनको कहा कि बेटा सांप को नहीं मारते, सांप को इसे मारना नहीं चाहिए था। तो ये बोलते हैं कि अगर घर में सांप घुस आए ना, अपने घर में सांप घुस आए तो उसे मार देना चाहिए। और इस बात से हम भली बातें परिचित हैं कि अपने घर में घुसे जो सांप होते हैं उनका कैप्टन साहब ने क्या हश्र किया था। तो इन दोनों छोटी कहानियों को बताने का मकसद ये है कि कैप्टन साहब बचपन से कैसे थे, जवानी में बिल्कुल वैसे ही रहे, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक वैसे ही रहे। वही फिलॉसफीज, घर में घुसा सांप तो उसे मार कर भगा दूंगा, और अपने साथियों पर अगर संकट आया तो खुद की जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाऊंगा। ऐसे थे हमारे कैप्टन साहब। दोस्तों तस्वीर में आप देख सकते हैं लव कुश को। ये कैप्टन विक्रम बत्रा ही हैं और उनके भाई विशाल बत्रा ही हैं, मगर लव कुश इनके बचपन का नाम था जो इन्हें अपने माता पिता से प्राप्त हुआ था। एक्चुअली इनकी माता भगवान श्री राम की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो उन्होंने श्री राम के बेटे लव कुश के नाम पर ही दोनों भाइयों के नाम रख दिए थे। लव यानी कैप्टन विक्रम बत्रा सर, और कुश यानी कि विशाल बत्रा सर, जो कि उनके छोटे भाई थे। मैंने आपको बताया था 14 मिनट छोटे थे, तो दोनों भाइयों के नाम लव कुश हैं। और इसीलिए इनके घर का नाम भी उस समय लव कुश भवन था, जो कि बाद में कैप्टन विक्रम बत्रा भवन रखा गया है नाम जिनका। तो घर का नाम भी लव कुश भवन था जहाँ पर ये दोनों रहते थे। अगर शुरुआती शिक्षा की बात करें, क्योंकि जैसा कि आपको बताया गया कि इनकी मदर टीचर रही हैं, तो शुरुआती जो शिक्षा होती है, जो एकदम प्राइमरी एजुकेशन होती है, वो घर पर ही हुई। मम्मी टीचर हैं तो घर पर ही उन्होंने पढ़ाना उचित समझा इनको। उसके बाद में जब थोड़े बड़े हुए, मिडिल क्लासेस में आए, तो मिडिल क्लासेस के इनके एजुकेशन के लिए इनको डीएवी पालमपुर भेजा गया। डीएवी स्कूल में इनकी शिक्षा हुई। और उसके बाद में अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग की बात की जाए तो बताने में मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग की है वो की है केंद्रीय विद्यालय पालमपुर से। और मैं भी एक केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ, तो बहुत प्राउड होता है, गर्व होता है कि यस, हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के भाग रहे हैं स्कूली दिनों में जहाँ से ऐसे होनहार, ऐसे परम वीर निकले हैं। तो यस, सर की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग थी वो हुई केवी पालमपुर से, और उसके बाद उन्होंने एडमिशन ले लिया मेडिकल साइंस के लिए डीएवी चंडीगढ़ में। मगर स्कूल के दिनों में हो चाहे कॉलेज के दिनों में हो, हमेशा से स्पोर्ट्स में और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं पढ़ाई के अलावा भी, वहाँ भी सर बहुत एक्टिव रहे। इन्होंने स्कूल के दिनों में नेशनल लेवल पे टेबल टेनिस पे अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है। उसके अलावा कराटे में इनका बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो इस तरह से स्कूल के दिनों में भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि थी। सभी चीज़ों में, सभी एक्टिविटीज़ में आउटस्टैंड करना, सबसे आगे आकर दिखाना, ये इनका बचपन से ही हुनर रहा है। और कॉलेज में भी ऐसा ही रहा इनके साथ में। कॉलेज में ये एनसीसी इन्होंने ज्वाइन की, उसमें टॉप कैडेट बनकर निकले। तो इस तरह से इनकी स्कूलिंग और कॉलेज चला। जब बीएससी हो गई इनकी, उसके बाद इन्होंने एडमिशन ले लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश कोर्स में। और वो क्यों लिया था? ताकि वहाँ रह के वो आने वाले एग्जाम सीडीएस की तैयारी कर सकें, जिससे कि वो आर्म फोर्सेस में जा सके। तो दोस्तों इस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए साथ साथ सीडीएस की तैयारी भी कर रहे थे। इवनिंग क्लासेस होती थी इनकी, उसके अलावा दिन में पूरी अपनी सीडीएस की तैयारी करते थे। और फाइनली इनकी मेहनत रंग लाती है और 1996 में इनका सीडीएस क्लियर होता है। और आप में से जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत आर्मी के बारे में, तो एसएसबी का इंटरव्यू बोर्ड होता है, वहाँ से इंटरव्यू कॉल आती है। तो इन्हें भी आया, और इनका बोर्ड था इलाहाबाद का। इलाहाबाद बोर्ड से इनको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और वहाँ ये सेलेक्ट होते हैं। और सिर्फ सेलेक्ट ही नहीं, टॉप 35 कैंडिडेट्स में से एक रहते हैं, जिसके बाद इनका पूरा कोर्स होता है। और फाइनली ये अपना पूरा कोर्स, लगभग 18 से 19 महीने का कोर्स पूरा करते हैं। कहाँ पर?
आईएमए देहरादून में। आईएमए देहरादून में अपना पूरा कोर्स करते हैं सिलेक्शन के बाद में, और वहाँ पर जो इनकी बटालियन थी वो थी मानेकशा बटालियन। मानेकशा बटालियन में इन्होंने अपना कोर्स पूरा किया था, और वहाँ पर इन्होंने पूरे 18 से 19 महीने बिताने के बाद में 6 दिसंबर 1997 को, 6 दिसंबर 1997 की हम बात करें तो उस दिन जाकर इनका पूरा ये कोर्स पूरा होता है मिलिट्री का, और फाइनली इनको लेफ्टिनेंट पोस्टिंग मिलती है, लेफ्टिनेंट कमीशन किए जाते हैं। कहाँ पे? जो सबसे फेमस नाम इनके साथ जो जुड़ा हुआ है, जो इनकी रेजिमेंट का नाम है, जो इनके साथ जुड़ा रहेगा हमेशा, और बहुत बहुत प्राउड, बहुत वीरों वाली एक रेजिमेंट जिसका नाम है 13 JNK रिफ, जिसको बोला जाता है 13th बटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है 13 JNK रिफ। आप में से ज़्यादातर लोगों ने अखबारों में या फिर किसी मूवी में इस तरह की चीज़ ज़रूर देखी होगी, 13 JNK रिफ, जो कि है JK रिफ का मतलब होता है 13th बटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। तो ये इनका रेजिमेंट था, यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया, और इनकी फर्स्ट ज्वाइनिंग आती है सोपोर में। सोपोर कहाँ पर पड़ता है? सोपोर पड़ता है आपका कश्मीर में एक जिला है बारामूला, तो बारामूला के अंदर आता है आपका सोपोर। और यदि उस समय की कंडीशन बात करें, उस समय की कंडीशंस देखें, उस समय की परिस्थितियां देखते हैं, तो जो बारामूला के अंदर एक्चुअली बारामूला हो गया, द्रास, कारगिल, ये सारी ऐसी जगह है ना जहां पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्टिविटीज़ होती थी उस समय, और सोपोर ऐसी जगह थी जहां पर बहुत ज़्यादा गोलीबारी की घटनाएं, बार बार इस तरह की घटनाएं उस समय आ रही थी। तो बात अगर सोपोर की करें तो सोपोर में रहते हुए भी इन्होंने कई सारी मुठभेड़ें की, वहाँ पर कई आतंकियों को मार गिराया, वहाँ पर किसी भी तरह की घुसपैठ होती थी तो उसमें इन्होंने कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा भी था। उसके बाद में क्या होता है कि सन 1999 आता है। 1999 में होली की छुट्टियाँ होती हैं, होली की छुट्टी पे ये घर आते हैं, और होली की छुट्टी में बड़ा एक फेमस सा किस्सा है जो कि आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगा और फिल्म में भी दर्शाया गया है। और वो किस्सा ये है कि एक पालमपुर में कैफ़े है, न्यूगल कैफ़े नाम से, न्यूगल कैफ़े है, वहाँ पर ये हमेशा जाते थे, जब भी छुट्टियों में घर जाते थे तो न्यूगल कैफ़े ज़रूर जाते थे। इनका एक जो बोलते हैं ना कि हैंगिंग स्पॉट था, वो था न्यूगल कैफ़े। तो न्यूगल कैफ़े में अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं ये, और उनको पता लगता है, बेस्ट फ्रेंड को पता लगता है कि यार ऐसे ऐसे युद्ध जैसा माहौल छिड़ने वाला है, कुछ कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं घाटी में, कुछ कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। तो वो बोलते हैं तुम्हारी पोस्टिंग वहीं आसपास है, थोड़ा सा बच के रहना, थोड़ा सा ध्यान से रहना, क्योंकि अब पता नहीं युद्ध का जैसा माहौल बन रहा है, कुछ रोज कुछ ना कुछ हम लोग खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कुछ थोड़ा बच के रहना आप लोग। तो वो बोलते हैं कि यार मेरी टेंशन मत लो, या तो मैं तिरंगे में लिपट कर आऊँगा या फिर तिरंगा फहरा के आऊँगा। मतलब उनको इतना, आप ये सोचिए 24 साल की उम्र, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नहीं ज़्यादातर लोग होते हैं जिनको अपनी लाइफ के बारे में नहीं पता होता, जिनको ये नहीं पता होता कि उनको आगे करना क्या है, उनको करियर क्या चूज़ करना है, उनको मेरे को अपने कोर सब्जेक्ट लेने हैं या कोई और सरकारी नौकरी करनी है, प्राइवेट नौकरी करनी है। बच्चे को इतना सब कुछ भी मालूम नहीं होता, और 24 साल की उम्र में एक इंसान ये बोल रहा है कि या तो मैं तिरंगा फहरा दूंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आ जाऊँगा। और अगर देखा जाए तो कैप्टन साहब ने ये दोनों ही बातें पूरी करके दिखाई हैं हम लोगों को। उन्होंने तिरंगा फहराया भी था, जिसकी स्टोरी अब हम आगे भी करने वाले हैं डिस्कस, और तिरंगे में लिपट के आए भी थे। तो दोनों ही वादे उन्होंने अपने निभाए थे। तो इस तरह की सोच रखने वाले थे हमारे कैप्टन साहब। तो न्यूगल कैफ़े में इस तरह की बातें होती हैं, और उसके बाद में फिर ये होली की छुट्टियों के बाद में वापस से अपनी रेजिमेंट को ज्वाइन करते हैं, वापस से सोपोर आते हैं। और इसी बीच पता लगता है कि जो इनकी 13 JNK रिफ थी, इसका कार्यकाल पूरा हो गया कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में इनका ड्यूटी टाइम पूरा हो गया है, और अब इनको पूरी पोस्टिंग मिल रही है। कहाँ पे रेजिमेंट को कहाँ जाना है? उत्तर प्रदेश में एक जगह है शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर इन लोगों को जाना है, तो पूरी टुकड़ी को शाहजहाँपुर जाना होता है। मगर इसी बीच क्या होता है कि जो कारगिल वाला एरिया होता है, वहाँ पर बहुत सारी खबरें आने लग जाती है कि शायद दुश्मन आ गया है, कुछ लगातार घुसपैठ की बातें हो रही है, लगातार कुछ ना कुछ विद्रोह, लगातार कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही थी, मिलिट्री एक्टिविटीज़, मिलिटेंट एक्टिविटीज़, लगातार मुठभेड़ें, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि एक महसूस हुआ कि नहीं यार, फोर्सेस और लगानी पड़ेंगी। तो इसीलिए इनके शाहजहाँपुर के ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, और 5 जून 1999 को इनके पास ऑर्डर आ जाता है कि आपकी पूरी जो 13 JNK रिफ है, इसको द्रास, जम्मू एंड कश्मीर में जो मैंने बताया द्रास जगह है, द्रास में आपकी पोस्टिंग हो रही है, आप सभी को द्रास में ज्वाइनिंग लेनी है। 5 जून को ऑर्डर आ जाता है, और इनके जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, जो CO साहब होते हैं इनके, वो होते हैं उस समय YK जोशी साहब। तो YK जोशी जी के पास में ये ऑर्डर आ जाता है कि आप इस पूरी ट्रुप को कमांड करेंगे, आप इसको लीड करेंगे, और आप सभी को द्रास में आना है। तो 5 जून को ये इनको ऑर्डर आता है, 6 जून को ये वहाँ पहुँच जाते हैं, और
6 जून को वहाँ पहुँचने के बाद जाकर देखते हैं कि वहाँ माहौल एकदम खतरनाक सा हो रखा है, सारी फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉय की जा रही हैं, बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी चल रही थी युद्ध स्तर पर, क्योंकि माहौल ऐसा ही था। और वहाँ इनको ड्यूटी मिलती है 13 JNK रिफ जो है, एक्चुअली ये एक रिजर्व फोर्स थी। इनको बोला गया आप रिजर्व में रहेंगे किसके, 2 राज रिफ की, राजपुताना राइफल जो थी, जो राजपुताना राइफल थी उसकी 2nd बटालियन थी, उसके रिजर्व में आप लोग रहेंगे। आप लोगों को जाके फ्रंट में जाकर वॉर नहीं करना है अभी सीधा। अगर कुछ भी ऐसा होता है, जो 2 राज रिफ जो जा रही है, राजस्थान की जो बटालियन है, राजपुताना बटालियन जो है राइफल्स जो है, तो उनके रिजर्व में आपको रहना है, अटैक करना है, चोटियां कैप्चर करनी है, जो भी करेंगे वो लोग करेंगे, आप उनके रिजर्व में रहेंगे। और इस बात का कहीं ना कहीं कैप्टन साहब के मन में मलाल भी था कि मैं युद्ध नहीं लड़ पा रहा हूँ, मेरे को अभी सिर्फ रिजर्व में रहना है। बट यस, ऑर्डर वाज ऑर्डर, ये लोग रिजर्व में रहे। उस समय क्या था, एक बहुत ऊंची चोटी थी जिसका नाम था टोलोलिंग। तो टोलोलिंग को कैप्चर करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि दुश्मन जो था वो ऊंची ऊंची चोटियों पर आकर बैठ गया था। अगर हम इसको समझना चाहें तो हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह का माहौल घाटी में हो गया था कि आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं। अब अगर आप पहाड़ पे बंकर बना के बैठ जाएंगे, पहाड़ पे बंकर बना के बैठने से आपकी जीत बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। क्योंकि होता क्या है ना, देखिए, अगर नॉर्मली भी आप देखेंगे कि एक आदमी ऊपर छत पे खड़ा हो जाए और आप जमीन पे खड़े हैं, आप जमीन पे खड़े हैं और आदमी आपको ऊपर से पत्थर मार रहा है, तो वो छोटे छोटे पत्थर भी मारेगा तो आपको लगते रहेंगे। आप कितना भी एफर्ट कर लें, ऊपर बैठ के जो ऊंचाई पर युद्ध कर रहा है, चाहे वो 10 फीट 15 फीट ऊपर भी छत पे है ना आपसे, तब भी वहां पर भारी पड़ता है। और यहाँ तो ऊंचाई 17,000 फीट के आसपास चल रही थी। ये गेम 17,000 फीट का था, जहां से अगर कोई कंकड़ भी मार देना तो बॉडी में शायद छेद हो जाए, इतनी जोर से आके लगेगा। इतनी हाइट से कंकड़ आ रहे थे, अगर कंकड़ भी आने होते तो वहां तो सीधी सीधी बिल्कुल गन पॉइंट पे बिल्कुल गोलियां आ रही थी, गोलियां बरसाई जा रही थी, गोले आ रहे थे लगातार, असला बारूद एकदम इतना उछल उछल के गिर रहा था लोगों पर, और जिसकी कोई साइड नहीं। आपको नहीं पता होता ऊपर कहाँ दुश्मन छुपा हुआ है और नीचे कहाँ पर चीजें आ रही हैं। तो बहुत मुश्किल युद्ध था। और उसके बाद में सिर्फ यही नहीं कि ऊंचाई का डर था कि दुश्मन ऊपर है हम लोग नीचे, सिर्फ ये इकलौता डर नहीं था, डर ये भी था। आप में से जो लोग जम्मू एंड कश्मीर गए हैं या फिर हाइट्स में, माउंटेन्स में गए हैं, तो आप लोगों ने फील किया होगा, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। ऑक्सीजन लेवल वॉज बिगेस्ट कंसर्न। आपको अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो नॉर्मली चढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग लेह लद्दाख गए होंगे उनको मालूम होगा कि वहाँ ज़्यादा बोल भी लेंगे, अगर वहाँ ज़्यादा जाके बोलने लग जाएं तब भी नाक से मुंह से थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होने लग जाती है, आप हाँफने लग जाते हैं, थकने लग जाते हैं। यहाँ सिर्फ बोलने का काम नहीं था, यहाँ पहाड़ों पे चढ़ाई करनी थी। और चढ़ाई भी ऐसा नहीं कि बस आप दौड़ के भाग के चढ़ गए, नहीं, आपके पीछे आपका पूरा रसद यानी खाने का सामान, आपके हथियार, सब कुछ होते थे, क्योंकि भरोसा नहीं था पहाड़ पे चढ़ने के बाद आपको कितने दिन कितने घंटे वहाँ युद्ध करना पड़ जाएगा। तो आपकी पीठ पर बहुत बड़ा बोरा होता था, बहुत बड़ा सामान होता था, जिसमें भारी भारी हथियार, कारतूस, बहुत सारी चीज़ें, और इसके अलावा खाने का या फर्स्ट एड का किट, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। रेडियो जो सुनते थे, वो जो रेडियो लेके जाना होता, फ्रीक्वेंसीज मैच करा के जिसपे कम्युनिकेशन होता था, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते थे और ये सारे आपकी पीठ पर लदे होते थे। इन सब को लेकर ऊपर जाना, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह, स्ट्रेचर्स तक लेकर जाने पड़ते थे, ये सब लेकर ऊपर चढ़ना। और साथ ही साथ में ये भी देखना गोली कहाँ से आ जाएगी किसी को नहीं पता, दुश्मन ऊपर छुपा बैठा है। इतनी सारी मुश्किलात इस युद्ध में थी। अगर इस युद्ध को हम बहुत ब्रीफली समझना चाहें ना तो कुछ ऐसा मामला था। अब आप सोचेंगे सर ये दुश्मन ऊपर कैसे चढ़ गए, हम लोग तो हम भी चढ़ सकते थे। तो एक संधि होती थी, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अभी इस वीडियो में नहीं जा सकते, क्योंकि ये वीडियो कैप्टन साहब के ऊपर है, हम कारगिल वॉर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं पूरा इसमें। मगर फिर भी आप इतना समझ लीजिए कि एक शांति संधि, एक संधि इस तरह की होती थी, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर -30-35 भी चला जाता था सर्दियों के समय में। तो सर्दियों का एक समय ऐसा होता था जो हमारी जो पहाड़ियाँ थी कॉमन, वहाँ पर चाहे भारत की सेनाएं हो चाहे पाकिस्तान की सेनाएं हो, वो दोनों ही अपने दलों को वापस नीचे बुला लेती थी कि जब सर्दियों का समय हट जाएगा तब वापस से हम लोग अपने अपने पोजीशन ले लेंगे। मगर सर्दियों के वक्त तक कोई घुसपैठ नहीं, कोई आपस में युद्ध नहीं, सब नीचे आ जाओ, सबकी जान बची रहे, सर्दियों में कोई बर्फ में एकदम लो टेम्परेचर की वजह से नुकसान ना हो। अब भारतीय सेना ने तो ये बात मान ली, भारतीय सेना तो नीचे आ गई उस समझौते के तहत कि हाँ भाई सर्दियां है, बाद में हम चले जाएंगे। इवन ये लोग अपना राशन तक छोड़ के आ गए थे कि ठीक है कोई बात नहीं, वापस आकर तो हमको ही रहना है। मगर पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम तो वापस नहीं आएंगे। इंडियन सेना खाली करके चली गई तो उन्होंने उल्टा कैप्चर करके एक्स्ट्रा फोर्सेस बुला ली कि नहीं आप भी आ जाओ, अब हम इसको ढंग से कैप्चर कर लेते हैं। मतलब एक कंडीशन ऐसी आ गई थी, हमारा छोड़ा हुआ खाना खा के हम पे ही हमले हो रहे थे, हमारा खाना खा खा कर हम पर ही हमला हो रहा था। ऐसी बुरी कंडीशन हम लोगों ने फेस की थी। अगर हम बात करें कारगिल वॉर की,
तो यही युद्ध की परिस्थितियां थी। हम लोग ज़्यादा डेप्थ में उस युद्ध की परिस्थितियों पर नहीं जाएंगे, मगर इतना समझना जरूरी है कि ये जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी ये कोई आसान लड़ाइयाँ नहीं थी, क्योंकि माउंटेन्स की टेंडेंसी होती है कि वो पूरी पूरी सेना को खा जाते हैं। क्योंकि पहाड़ों में अब देखिए, आप ऊपर चढ़ रहे होंगे, हो सकता है कोई फिसल के गिर जाए, हो सकता है सामने से गोली आ रही है उसके बचाव में गिर जाए, हो सकता है सामने से गोली कहाँ से आ रही है आपको मालूम ना पड़े, क्योंकि इतना सारा कुछ दिक्कत होती है। उसके अलावा सर्दी में दिक्कत, ठिठुरन से दिक्कत हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और ऊंचाई का फैक्टर तो था ही कि हाइट्स में हमेशा जो ऊपर होता है युद्ध में वही हमेशा भारी रहा है, युद्ध में हमेशा जीतने के चांस उसके ज़्यादा हो जाते हैं। और आप लोग को सिर्फ मैंने 10 से 15 फीट का एग्जाम्पल दिया, और यहाँ तो उसके 1000 गुना से ज़्यादा हाइट थी। तो सोचिए कितना एडवांटेज सामने वालों के पास था, मगर फिर भी हम लोगों ने जो किया वो हिस्ट्री बन गई। तो इसी तरह क्या हुआ था कि जो टोलोलिंग वाली चोटी थी, टोलोलिंग की चोटी की हम बात कर रहे थे, इस चोटी को हथियाने का, इस चोटी को कैप्चर, वापस से रिकैप्चर करने के लिए पाकिस्तानियों से हम लोगों में जो काम मिला था वो मिला था 18 ग्रेनेडियर्स को। 18 ग्रेनेडियर्स नाम की एक बटालियन थी, उसको सौंपा गया कि आप जाकर इसको कैप्चर कीजिए। मगर 18 ग्रेनेडियर्स ने 3-4 बार अटेम्प्ट किया, और तीनों चारों बार अटेम्प्ट में ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल सफलता नहीं मिली, सफलता मिलने के उनको बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे, मगर जो नीचे की चोटियाँ थी, जो लोअर हाइट्स वाली चोटियाँ थी, वो तो वो कैप्चर कर पाए, बिल्कुल टॉप टोलोलिंग तक नहीं पहुँच पाए, वो नहीं जीत पा रहे थे टोलोलिंग के टॉप तक, क्योंकि बहुत मुश्किल युद्ध था, आपको बताया मैंने। तो इसीलिए क्या हुआ, बाद में 2 राजरिफ जो मैंने आपको बताया, जो राजपुताना राइफल्स थे आपके 2nd बटालियन, उनको एक काम सौंपा गया, जिसका रिजर्व फोर्स कौन थे, जिसका रिजर्व फोर्स था हमारा 13 JNK। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से आपको जो 18 ग्रेनेडियर्स हैं वो लोग नहीं कर पाए टोलोलिंग को कैप्चर। उसके बाद में हमारा काम किसको दिया गया, 2 राजरिफ को काम दिया गया, और इनका रिजर्व कौन था, इनका रिजर्व जो था वो था हमारा 13 JNK रिफ, जिसमें कि हमारे कैप्टन साहब भी थे, ये इनके रिजर्व में चल रहे थे 13 JNK रिफ। 2 राजरिफ ने जाकर उसमें अटेम्प्ट मारा टोलोलिंग को, और फाइनली टोलोलिंग को इन्होंने कैप्चर कर लिया, 13 जून को कैप्चर कर लिया। 13 जून को टोलोलिंग पे इन्होंने अपना तिरंगा लहरा दिया और कैप्चर मार दिया कि भैया अब ये हमारी है, अब हम इनसे कोई हमको अलग नहीं कर सकता। तो जब टोलोलिंग पर इन्होंने कब्जा कर लिया, तो इसके बाद में जो इनकी रिजर्व फोर्स थी, जो 13 JNK रिफ थी, वो भी बाद में जाके टोलोलिंग पे चली गई कि भाई हमारी सेना ने उस पर कब्जा कर लिया है, हमारा तिरंगा वहां पर आ गया है। तो ये जाके टोलोलिंग पर चले गए, टोलोलिंग पे, कि हाँ भाई अब हम आ गए हैं यहाँ पर टोलोलिंग पे, अब आप लोग और ऊपर जाइए। तो 2 राजरिफ जो थी वो टोलोलिंग पे कैप्चर करने के बाद में 13 JNK रिफ को टोलोलिंग सौंप के और आगे हमले के लिए चली गई कि हाँ भाई अब हम देखते हैं आगे का मामला क्या है। तो इस तरह से अब तक हमारे पास क्या हुआ कि लगभग यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। 13 JNK रिफ कहाँ गई है, टोलोलिंग पे आ गई है। पहले कहाँ थे ये लोग, द्रास में थे, द्रास से आ गए हैं टोलोलिंग पे। अब क्या होता है, अब जब 13 JNK रिफ जो थी टोलोलिंग पर आ चुकी थी, तब टोलोलिंग की भी सबसे ऊंची जो चोटी थी वो थी आपकी .5140, जिसको आप में से ज्यादातर लोगों ने इन दिनों न्यूज चैनल्स में सुना होगा .5140 के बारे में। तो .5140 क्या था, टोलोलिंग की सबसे ऊपर चोटी की। अगर इसको हम लोग कैप्चर कर लें, अगर ये हमारे कब्जे में आ जाए, तो बहुत सारी चोटियों पर और पूरे लगभग टोलोलिंग के आसपास की चोटियों पर हमारा नियंत्रण आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर की चोटियों में से एक थी .5140। अब .5140 को कैप्चर करने का जो काम दिया गया था वो किसको दिया गया था, एक्सक्लूसिवली 13 JNK रिफ को। और ये मोमेंट था हमारे हीरो का हीरो बनने का मोमेंट आ चुका था, क्योंकि जो सीओ साहब थे, जो कि मैंने बताया आपको YK जोशी साहब थे, उन्होंने 2 लोगों को चुना इसके लिए कि 2 लोग लीड करेंगे। बी कंपनी होगी, जो ब्रावो कंपनी बोली जाती है, बीकॉय जो बोली जाती है, और एक है डीकॉय। बीकॉय को जो लीड कर रहे थे वो थे कैप्टन संजीव जामवाल, कैप्टन संजीव जामवाल। और जो डीकॉय को लीड कर रहे थे वो थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा साहब। उस समय ये कैप्टन नहीं थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि उस समय वो कैप्टन नहीं थे, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा थे, और इन दोनों को लीड करने को मिला। और ये बातें कहाँ हो रही थी, ये बातें सारी हो रही थी जहाँ पर टोलोलिंग था। मान लीजिए ये टोलोलिंग था, और यहाँ पे आपको जाना था, कूच करना था .5140 की तरफ। इनके बीच में जगह पड़ती थी हम्प। तो हम्प में ये प्लान बन रहा है, हम्प में इन दोनों को ये दिया जा रहा है काम कि भाई आप दोनों को जाकर हमला करना है, आप दोनों को मिलकर कैप्चर करना होगा। क्योंकि ये नॉर्मल फ्रंटल लड़ाई से जीती जाने वाली लड़ाई नहीं थी कि आमने सामने की लड़ाई से आप जीत जाओगे, क्योंकि पहाड़ों में आप डायरेक्ट उनकी रेंज में आ जाएंगे। दिन की रोशनी में लड़ाई नहीं हो सकती। दिन की रोशनी में अगर एनिमी आपको देख लेगा कि हाँ नीचे से आप चढ़ रहे हो, सीधा गोली मार देगा, सीधा काम खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए इस लड़ाई का बहुत स्ट्रेटेजिकल होना जरूरी था, और ना ही आप बिल्कुल सीधा सीधा जा सकते थे।
तो दो डायरेक्शन चुनी गई कि इन दोनों डायरेक्शन से हमला होगा, रात के अंधेरे में होगा हमला। तो ईस्ट और साउथ डायरेक्शन जो एनिमीज की थी वहां से हमला करने की सोची गई। चोटी पे ईस्ट और साउथ से एक एक टुकड़ी जाएगी और एनिमी को धर दुबचेगी, उसको लगेगा चारों तरफ से हमला हो गया उस पर, इस तरह से। और जो डेट डिसाइड की गई वो डिसाइड की गई 19 जून 1999 कि इस दिन जाकर हमला होगा। दिन नहीं, एक्चुअली रात। तो 19 जून की रात लगभग मतलब 20 जून की रात हो गई थी वो, क्योंकि रात को 12 बजे बाद डेट बदली। 19 जून से 20 जून के बीच की जो रात थी उसमें ये कारनामा होना था, उसमें .5140 आपको कैप्चर करना था। ये आपको काम दिया गया और दोनों से पूछा कि जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो रेडियो पर आप क्या नाम देने वाले हैं, रेडियो पर ऐसा क्या बोलेंगे कि हमको सुन जाए। अब देखिए बात ऐसी होती है कि आप डायरेक्टली वहां से ये नहीं बोल सकते हम लोग आ गए हैं, क्योंकि दुश्मन का क्या होता है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे वहाँ काम हो रहा होता है। अगर सेम फ्रीक्वेंसी दुश्मन सुन लेगा तो, या फिर कोई और जासूस गुप्तचर बहुत तरह के लोग होते हैं, अगर वो सुन लेंगे तो आपकी जो पर्सनल इन्फो है, हो सकता है आपके मैसेजेस वो शत्रुओं के पास आपसे पहले पहुंच जाए और शत्रु उसको अगर ट्रेस कर ले तो आपकी सेना के लिए बड़ी घातक चीज हो सकती है ये। तो इसके लिए कुछ कोड नेम्स भी दिए जाते हैं ताकि आप ऐसे डायरेक्टली नेम ना बोलें, अपने जो आपका पर्सन है, आपका जो फौजी है उसका डायरेक्ट नाम ना लें। और जो नीचे बेस से संभाल रहे हैं, ऊपर की पूरी स्थिति का जानकारी ले रहे हैं, यहाँ पर एक काम सीओ साहब कर रहे थे, तो उन्होंने इनको नाम दिए, कुछ कोड वर्ड्स दिए गए। और जो लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा थे उनको जो नाम दिया गया वो आप सब लोग जानते हैं। इनका कोड नेम था शेरशाह। इनको दोस्त इनके शेरशाह ही बुलाते थे, तो इनका जो कोड नेम दिया गया वो था शेरशाह। तो शेरशाह से पूछा गया कि आप ऊपर जाकर ऐसी क्या बात बोलेंगे। इसी तरह से कैप्टन संजीव जामवाल से पूछा गया था कि आप जब कैप्चर कर लेंगे तो क्या बोलेंगे। तो कैप्टन संजीव जामवाल ने बोला कि मैं बोलूंगा वहां से ओ या। क्या बोलूंगा? ओ या। ये मैं बोलूंगा चीज और आप समझ जाइएगा कि मैंने कैप्चर कर लिया है। अब यही चीज लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा साहब से पूछी गई कि आप क्या बोलने वाले हैं, आप ऊपर जाके ऐसा क्या बोलोगे कि हमको पता लग जाए कुछ हुआ है, ऐसी क्या चीज होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा साहब इन्होंने जो बताया था, इन्होंने बोला कि मैं बोलूंगा ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर, इनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये दिल मांगे मोर का मतलब क्या है। तो उन्होंने बोला ये दिल मांगे मोर है कि दिस हार्ट वांट्स मोर एंड मोर एंड मोर। मैं एक पर रुकने वाला नहीं, ऊपर जाके मैं सिर्फ ये नहीं करने वाला हूँ कि मुझे आप 0.5140 दे रहे हैं, मैं 0.5140 कैप्चर करके रुकूंगा नहीं। आज मैं जो सामने आएगा सब कुछ कैप्चर करता जाऊंगा, जो दुश्मन सामने आएगा सबको मारता चला जाऊंगा। और मैं भी और मेरी जो पूरी ट्रुप है, मेरे जो बॉयज हैं वो भी इतना ही चार्ज अप है, जो दुश्मन सामने आएगा सबको खत्म करते जाएंगे। जो चोटी हमको कैप्चर करने को मिली उसके अलावा जितनी चोटी हमको दिखेंगी हम सब कुछ कैप्चर करेंगे, जितने बंकर से सब कुछ कैप्चर करते चले जाएंगे, सब कुछ नष्ट कर देंगे दुश्मनों का आज। तो इस लेवल का जोश था ऊपर जाने से पहले। और वो उसके बाद में रात को तकरीबन मिडनाइट में वो चढ़ाई शुरू करते हैं। मिडनाइट में चढ़ाई शुरू होती है इस चोटी को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। और इस तरह से फिर वो शुरू करते हैं अपना हमला। और दोनों ही टुकड़ियां ईस्ट और साउथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, डायरेक्शन से हमला शुरू कर देती हैं। लगभग रात को 3:15 बजे 3:15 AM की हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों ही ऊपर पहुंच जाती हैं टुकड़ियां। मान लीजिए एक यहाँ पर चोटी है, एक टुकड़ी यहाँ से जा रही थी, एक टुकड़ी यहाँ से। लगभग 3:15 बजे रेडियोस पे पता लग जाता है कि दे हैव रीच्ड, क्योंकि उन्होंने शेलिंग करने को मना कर दिया। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए दुश्मन यहाँ पर है, बेस बना के बैठा है दुश्मन ऊपर, एक टुकड़ी यहाँ से जा रही है, दूसरी टुकड़ी यहाँ से जा रही है, नीचे हमारा इंडियन बेस है। तो इंडियन बेस से लगातार क्या शेलिंग की जा रही थी, तोपें चलाई जा रही थी, ताकि दुश्मन को लगे कि यार मेरे पास सामने से फायरिंग हो रही है, तो वो अंदर बंकर्स में रहे, अपने बाहर निकले नहीं। क्योंकि दुश्मन अगर बंकर से बाहर आ गया तो उसको पता लग जाएगा कि ऊपर उसके ऊपर चढ़ाई हो रही है। रात को वो देख लेगा, रोशनी किसी ना किसी रोशनी में देख लेगा कि हाँ यार मुझ पर चढ़ाई हो रही है। तो इसीलिए वो अंदर ही रहे बंकर्स में जब तक हमारी सेना पहुंच जाए। इसलिए लगातार तोप से यहाँ से हमले किए जा रहे थे, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि अंदर रहो, बाहर से हमला हो रहा है, अंदर आप सेफ हो। और इसी बीच हमारी दोनों टुकड़ियां चढ़ती चली गई। तो जनरली ऐसा किया जाता है कि लगभग 400-500 मीटर का जब फर्क रह जाता है तो उस रेंज में आने के बाद आप बोल देते हो कि अब तोप के गोले मत चलाओ, क्योंकि तोप के गोलों पे नाम नहीं लिखा होता है। तोप के गोले जो उनके डायरेक्ट किए जा रहे थे, उनके बंकर्स के लिए डायरेक्ट किए जा रहे थे, हो सकता है वो हमारे चढ़ते हुए फौजियों को भी लग जाते। तो इसीलिए एक निश्चित हाइट पर पहुंचने के बाद, एक निश्चित दूरी पर पहुंचने के बाद बता दिया जाता है कि अब हम लोग पहुंच गए हैं, अब बंद कर दीजिए आप शेलिंग करना, अब हम संभालते हैं काम। तो इससे पता लगा कि रात को लगभग 3:15 बजे ये दोनों वहां पर पहुंच गए थे, दोनों टुकड़ियां वहां पहुंच गई। सबसे पहले रात को लगभग 3:35 के करीब कैप्टन संजीव जामवाल जी का मैसेज आता है रेडियो पे, और चाणक्य के लिए, चाणक्य जो हमारे सीओ साहब थे नीचे, उनका नाम कोड नेम चाणक्य था, तो उनका चाणक्य के लिए मैसेज आता है ओ या। इसका मतलब ये था कि आपने 0.5140 जो आपका काम था वो कंप्लीट कर दिया गया। और अब जो बेस में थे, बेस में जो वेट हो रहा था वो हो रहा था किस मैसेज का,
कि अब कब सुनाई देगा ये दिल मांगे मोर, क्योंकि वो थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा जो मैसेज देने वाले थे। आधा काम हो चुका था, आधे काम के लिए अभी भी इंतजार चल रहा था, क्योंकि उनका थोड़ा सा मुश्किल रूट था वहाँ पर, और लगातार उन पे उस तरफ से आर्टिलरीज की फायरिंग वगैरह हो रही थी, क्योंकि जब एक तरफ से सेना को पता लग गया है कि आप पे चढ़ाई हो गई, तो दूसरी तरफ को सिक्योर करने के लिए लगातार आर्टिलरी फायरिंग वगैरह चल रही थी। और इस खतरनाक फाइटिंग में इन्होंने भी काफ़ी सारे रॉकेट लॉन्च किए यहाँ पर, काफ़ी अच्छी खासी लड़ाई लड़ने के बाद में, और बहुत क्लोज कॉम्बैट में लगभग 7 से 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने के बाद में फाइनली लगभग सुबह 4:30 बजे के करीब इनका भी मैसेज आता है, सर ये दिल मांगे मोर मैंने भी सर कैप्चर कर लिया है, और अब सर यहाँ पर हमारा तिरंगा फहरा दिया गया है। और इसमें इन्होंने क्या किया कि इसमें इन्होंने इतने सारे सैनिकों को तो मारा ही, साथ ही साथ में पाकिस्तान आर्मी की जो एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन थी उसको भी कैप्चर कर लिया था, उसको भी ले आए कि हाँ भाई एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन जो है ये भी हमारी हुई, इसको भी वो लेके आ गए थे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें लेकर आ गए और इस तरह से फाइनली इन्होंने इस चोटी को कैप्चर कर लिया। और जब ये नीचे आते हैं .5140 को कैप्चर करके जो अपने बेस में आते हैं, तब सर को लेफ्टिनेंट से प्रमोट करके कैप्टन बैटल फील्ड पे बना दिया गया। बैटल फील्ड पर ही लेफ्टिनेंट से कैप्टन प्रमोशन कैप्टन विक्रम बत्रा साहब का हुआ था। तो ये एक स्टोरी थी .5140 को कैप्चर करने की, और इसके बाद जो कैप्चरिंग करनी थी वो बहुत मुश्किल होने वाली थी। और .5140 इकलौती कैप्चरिंग नहीं थी उस रात की। .5140 कैप्चर होने के बाद में .5100, .4700 ये सब चोटियां भी साथ ही साथ आ गई थी, क्योंकि जैसा कि आपको बताया .5140 बहुत ऊपर की चोटी थी, तो छोटी मोटी साथ में जो और पीक्स थी वो तो ऐसे ही कैप्चर कर ली गई उसकी होने के बाद में। मगर जो अगला टारगेट था वो और भी दूभर था, और भी मुश्किल था, और भी खतरनाक होने वाला था। और उस टारगेट के लिए देना इनको नहीं चाहिए था, ये इनको देना चाह भी नहीं रहे थे, मगर कैप्टन साहब तो रुकने वाले थे नहीं, ये चल दिए कि सर ये तो मुझे ही कैप्चर करना है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब .5140 की लड़ाई हुई थी तो उसमें इनको बहुत सारी चोटें लगी थी, और चोटें लगती भी है। आप सोचिए ना, इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ के जा रहे हैं, वहाँ पे गोली बारूद इतना सब कुछ दुश्मनों को झेलना, क्लोज कॉम्बैट, हो सकता है कोई एक चक्कू का वार भी लग जाए, तो काफ़ी चोटें लगती हैं। तो इन चोटों के लगने के बाद में इनको थोड़ा बुखार भी था, और काफ़ी सारी चोटें, काफ़ी सारी इंजरीज भी थी। तो इनको बोला गया कि आप आराम कीजिए, और इनको बोला गया कि आप अब अभी युद्ध मत लड़िए, और आप अभी जाकर आराम करेंगे और अपना रेस्ट कैंप में जाइए, फिर आगे जब आप सही हो जाते हैं तो वापस से आप मैदान में आइए। ये इनके लिए था, मगर ये रोकने वाले थे नहीं, क्योंकि इतना जोश था इनके अंदर कि मैं सबको आज मार दूंगा, सबको तबाह कर दूंगा, मेरे घर में दुश्मन घुसा तो घुसा कैसे। तो .5140 कैप्चर करने के बाद में अब जब ये वापस द्रास आ गए थे तो इनको बोला गया कि अब आप रेस्ट करेंगे, और इसके लिए आप चले जाएंगे घुमरी। द्रास से कहाँ चले जाएंगे, घुमरी चले जाएंगे, और वहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर से रेस्ट करेंगे, और अपने वुंड जब तक सारी नहीं हो जाते, भर नहीं जाते, तब तक आप रेस्ट करिए, और फिर बाद में आप युद्ध क्षेत्र में आइए। उससे पहले इनकी जो पूरी ट्रुप थी, जिसमें जो भी घायल लोग थे, इनको खुद को काफ़ी फीवर था, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी चोटिल हो गए थे ये भी .5140 कैप्चर करते वक्त, तो इन्हें रेस्ट करने के लिए बोला गया। और जो बाकी पूरी जो आर्मी वहाँ लगी हुई थी, बाकी जो अलग अलग बटालियंस वहाँ आ रही थी, वो सभी एक ही मिशन में लग गए .4875। ऐसा इस .4875 में क्या था, एक्चुअली .4875 इतनी सिग्निफिकेंट एक पीक थी कि इस पीक से होता ये था कि इस पीक पर दुश्मन ने अपनी स्नाइपर्स लगा दी थी, अपने बड़े बड़े तोपखाने लगा दिए थे, वहाँ पर तोपें लगा दी थी। तो इस पीक से होता ये था कि इस पीक से कंट्रोल मिल गया था दुश्मन को वहाँ सामने से जाने वाले पूरे NH1 का जो हमारा हाईवे था, जहाँ से हमारा पूरा रसद जाता था, रसद मतलब खाने पीने का सामान, आर्मी के ट्रक्स वगैरह सब जाते थे। और जब चाहे वो इतनी शानदार पोजीशन में दुश्मन आ चुका था कि वो जब चाहे एकदम हेडशॉट ले लेता था, एकदम सिर पे गोली मार देता था जिस भी सैनिक को चाहे। वहाँ पर एक स्कूटर निकालना तक मुश्किल हो गया था, उस सड़क से ऐसी हालत कर दी थी दुश्मन ने। तो इस चोटी को हथियाना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज हम लोगों का आगे के लिए हमेशा रास्ता रुक जाता, क्योंकि कभी ना तो खाना पहुंचता, जब खाना नहीं पहुंचता तो ऊपर सेना क्या कर सकती थी, ना कोई ट्रैवल होता, ना कोई आपके हथियार पहुंच सकते, कुछ भी नहीं हो सकता था। ये रोड एक तरह से हमारे भारत में कट हो जाती यहाँ से, और इसके ऊपर जाना ही हमारे लिए असंभव हो जाता। तो इसीलिए .4875 हमारा बहुत बड़ा टारगेट था कि इसको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। अगर इतनी सिग्निफिकेंट चोटी है तो बहुत मुश्किल जगह भी रही होगी, जहां दुश्मन ऑलरेडी आके बैठा हुआ है, और जब दुश्मन को पता है कि यहाँ से मैं उनका पूरा हाईवे कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इसका मतलब दुश्मन ने भी वहाँ अपना पूरा आर्म फोर्स, बहुत सारे हथियार, बहुत सारी स्ट्रेटजी वहाँ पर लगाई होगी, और कुछ ऐसा ही हुआ था। इसीलिए .4875 जल्दी से कोई कैप्चर कर भी नहीं पा रहा था। .4875 के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी बनी, इसके लिए ट्रुप्स भेजी गई, ऊपर जा रहे थे लोग, और
एक बहुत शानदार जिन्होंने युद्ध लड़ा था वो थे कैप्टन एन ए नागप्पा। ये ऊपर चले गए थे, वहां पर एक फ्लैट एरिया बेस था, वहां पर चले गए थे और वहां से वो लगातार युद्ध कर रहे थे, बहुत छोटी सी टुकड़ी के साथ में थे। मगर नीचे बेस से देखने पर पता लग रहा था उन पर भी लगातार हमले हो रहे थे। और इसी बीच में जो हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा साहब है वो क्या कर रहे थे, उनको बेस कैंप में आराम करना था, वो बस आराम ही कर सकते इस समय क्योंकि उनको चोटें लगी हुई थी और आदेश थे ऊपर सीनियर्स से, और सीनियर्स के आदेश को आप आर्मी में नहीं डालते हैं। सीनियर्स के आदेश थे आपको आराम करना है, आपको फीवर है, आपको चोटें लगी है, आप सही होइए, और ये वही कर रहे थे। मगर 4 जुलाई के आसपास ऐसा माहौल बनने लग गया कि देखा कि ऊपर हम शायद हार जाएंगे, ऊपर लगातार हम पर हमले हो रहे हैं, हमारी सेना ही कम पड़ रही है। तो ये अचानक से जाके अपने सीईओ साहब को बोलते हैं कि नहीं, अब मैं नहीं रुक पाऊंगा, अब मुझे इजाज़त दे दीजिए, अब मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा। और इनके साथ में जो इनकी सेना थी वो बहुत चार्ज हो गई, जो इनके बॉयज़ थे बहुत ज़्यादा चार्ज हो गए कि यस, अब हमारे साथ शेरशाह आ गया है, शेरशाह अगर हमारे साथ है तो हमको कौन हराने वाला है। और बस इसी शेरशाह के साथ के लिए वो लोग चल पड़े कि बस सर अब तो हमको जाने दीजिए। और फाइनली इनको ऑर्डर मिल गया कि जी हाँ, 0.4875 कैप्चर करने के लिए अब आप जा रहे हैं। और जैसे ही मैसेज ये रेडियो से ऊपर जो सेना भारत की लड़ रही थी उन तक पहुंचा कि शेरशाह इज कमिंग, तब तक आप होल्ड करिए, उसके बाद शेरशाह विल टेक चार्ज। उनमें इतना उत्साह का संचार हुआ, कहते हैं जो साथी सैनिक है वो बताते हैं कि इस समय इतना संचार हो गया था उत्साह का कि अब तो सब कुछ हो जाएगा क्योंकि शेरशाह खुद ऊपर आ रहा है। अब मतलब इनका इतना ज़्यादा, इनकी मतलब एक 24 साल का लड़का है वो, मगर इतनी शानदार बुलंदी। इनका पिछले जो परफॉर्मेंस थे, चाहे 5140 वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस किस तरह से अकेले अपने दम पे पूरी सेना को हरा के आ गए थे, तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद सेना को इतना भरोसा हो गया था कि इफ़ ही इज़ कमिंग, इफ दैट मैन इज़ कमिंग, इफ शेरशाह इज़ कमिंग, देन वी आर गोइंग टू विन ओनली। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। और इसी जोश में 6 से 7 जुलाई की तारीख थी, वही रात का समय, वही रात को हमला होता था। 6 से 7 जुलाई की रात को इन्होंने चढ़ाई कर दी और ऊपर पहुंचने लगे वो अपनी सेना के साथ में। मगर आज युद्ध इतना आसान नहीं था, ये रात इतनी इजी नहीं थी क्योंकि रात का फॉग बहुत था। और सबसे मुश्किल कंडीशन ये थी, वहाँ पर उस रात बर्फ़ भी गिरने लगी, तो सर्दी बहुत बढ़ गई थी, अंधेरा बहुत ज़्यादा, फॉग से विजिबिलिटी नहीं, सुबह तक कोई विजिबिलिटी नहीं, और इतना ज़्यादा युद्ध। और दुश्मन बहुत सचेत, उसने जगह जगह अपने स्नाइपर्स छुपा रखे थे। स्नाइपर्स आप जानते हैं, एकदम क्लोज रेंज से स्नाइपर अगर लग जाए तो आदमी ख़त्म हो जाता है। ऐसे स्नाइपर दुश्मन ने जगह जगह लगा दिए थे, जो कि बहुत मुश्किल था जिनसे पार पाना। और इसके अलावा जो आर्टिलरीज वगैरह जो फायरिंग होती है वो तो खैर थी ही, बट स्नाइपर्स दुश्मन ने जगह जगह छुपा रखी थी। जो कि हम लोग क्या कर रहे थे, पहाड़ पर चढ़ रहे थे, छुप छुपा के चढ़ रहे थे, हमको लगता था हम दुश्मनों को खत्म कर देंगे, मगर स्नाइपर्स की रेंज में आ रहे थे और इसीलिए मैन वर गोइंग डाउन, वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हो रही थी और इंडियन आर्मी को बहुत कैजुअलिटीज़ हो रही थी। अगर 0.5140 की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट नो कैजुअलिटी मिशन था इंडिया के लिए, मगर 0.4875 वॉज फुल ऑफ कैजुअलिटीज़ क्योंकि दुश्मन छुप कर वार कर रहा था और स्नाइपर से वार कर रहा था। तो इस तरह की मुश्किल कंडीशंस के बावजूद वो ऊपर चढ़ते गए, पहुंचते हैं। और वहाँ जाके जब नागप्पा साहब थे, जो कि वहाँ पर थोड़े घायल हो रखे थे, अपने बंकर्स में थे, वहाँ पर लगातार हमले चल रहे थे, उनको जाके बोले अन्ना मैं आ गया हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं, अब खतरे की बात नहीं, मैं आ गया हूँ। और इस तरह से वो सबका जोश बढ़ा रहे थे। जो कैजुअलिटीज़ थी, जो घायल लोग थे, उनको नीचे भेजने का इंतजाम भी कर रहे थे अपने बेस की तरफ। इस तरह से उन्होंने पूरा जाकर रात को वहाँ कंट्रोल कर लिया था। सुबह 5:30 बजे के करीब, सुबह 5:30 AM के करीब इनकी बात होती है वाई जोशी साहब से नीचे बेस में कि ऐसा है। वाई जोशी साहब इनसे बात करते हैं, इनको बताते हैं कि आसपास का एरिया छान लो, कोई आसपास और आर्मी का पाकिस्तानी तो बचा तो नहीं है, देख लो। और हमको लग रहा है कि शायद वो लोग रीइंफोर्समेंट बुलाएं, तो उससे पहले अपन लोग सचेत हो जाते हैं, पूरा एरिया खाली करके लेट्स कैप्चर इट। तो इस तरह की बातें होती हैं 5:30 बजे सुबह। ये सारी बातें होने के बाद में अब उनको अचानक से लगता है कि दुश्मन बहुत ज़्यादा आसपास से वार कर रहा है, तो एकदम से इन पर हमला होता है और लगभग 7-8 सैनिकों को अकेले मार देते हैं बहुत क्लोज कॉम्बैट में। और मतलब वो रात, कहते हैं ऐसा, बहुत लोग कहते हैं कि वो रात सिर्फ गोलियां नहीं चल रही थी, इतने क्लोज कॉम्बैट हो रहे थे कि आपस में वर्बली भी एक दूसरे को भला बुरा कहा जा रहा था, गालियाँ दी जा रही थी, क्योंकि एक जोश में ऐसा हो जाता है। तो इस तरह का माहौल हो गया था आपस में। दुश्मन मतलब 2 दुश्मन रात को अगर भिड़ रहे हैं अंधेरे में, आपस में इतने पास से लड़ाई हो रही थी। आप देखिए कि आपस में गालियां तक एक दूसरे को सुन रही थी, जो अल्फाज बोले जा रहे थे वो तक भी सुने जा रहे थे कि हाँ भाई तू ऊपर आ गया है, मैं देख मैं तेरा ये करता हूँ, हाँ देख मैं तेरे साथ ये करता हूँ। इतना सब भी सुन पा रहे थे, इतना क्लोज कॉम्बैट चल रहा था। और उसमें बत्रा साहब ने बहुत सारे सैनिकों को मारा। एक सैनिक ने उन्हें पीछे से पकड़ा, तो कहते हैं कि उन्होंने पीछे पहाड़ के नीचे उसको धक्का दे दिया और वो वैसे गिर के मर गया। इतनी ज़्यादा ऐसी गंदी हरकतें पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई थी कि युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए गए थे। इतनी क्रूअल आर्मी वो हो चुकी थी
और इसमें और भी सैनिकों का नाम आता है जिनके साथ में क्रूअल्टी की गई थी, मगर हम वो सब डिस्कस नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में। बट हाँ, ये सारी घटनाएं होने के बाद भी उस आर्मी से लगातार बेयर हैंडेड मुकाबले करने, उनको हराना, उनके सैनिकों को लगातार मारते रहना, ये सब बत्रा साहब उस रात करते रहे और लगातार अपने सैनिकों में ऊर्जा का संचार करते रहे। मगर तभी उन्हें अचानक से एक लगा कि यार एक अपने आसपास एक सैनिक जो है उसको शायद गोली लगी है, वो शॉट हुआ है, तो इसको मुझे बचाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो के बहुत शुरुआत में बोला था कि बचपन से ही इनकी नेचर क्या थी, अपने साथी को पहले बचाना, अपनी जान की परवाह बाद में करना। तो ये थे, इनके साथ में सूबेदार रघुनाथ सिंह थे, जिनको रघु साहब बुलाते थे, सूबेदार रघुनाथ सिंह जी, और ये दोनों साथ में थे। और वो एक सैनिक घायल वहाँ पर था, उसको गोली लगी थी, तो इन्होंने सोचा कि उसे बचाता हूँ। तो साथ में रघुनाथ सिंह जी को ये बोलते हैं सूबेदार साहब को कि अपन दोनों मिलके इसको एग्जीक्यूट यहाँ से करेंगे और ये मिशन पूरा अपने को निकालना है और यहाँ से इनको बचाना होगा अपने को। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर अचानक से उन्होंने हाथ पकड़ लिया रघु साहब का, रघुनाथ सिंह जी सूबेदार साहब का, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं यार आपके बीवी बच्चे हैं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, काम करते हैं, ये जो घायल सैनिक है इसके सर की तरफ से तो मैं पकड़ूंगा, पैरों की तरफ से आप पकड़ना, ताकि जो फायरिंग लाइन है, दुश्मन अगर फायर कर रहा है तो उसमें मैं आऊँगा, आप नहीं आओगे। साथी की एक तो मदद करने जा रहे हैं, दूसरे एक साथी को बोल रहे हैं कि आपके बीवी बच्चे इतनी केयरिंग, युद्ध के मैदान में भी जहाँ पर सिर्फ गोलियों की आवाज़ें सुनती हैं, वहाँ पर भी इतनी केयरिंग। और उसके बाद जाके ये उठाने गए उस घायल सैनिक को। रघुनाथ सिंह जी ने पैर की तरफ से पकड़ा, इन्होंने सिर की तरफ से पकड़ा, और इसी बीच वो जो छुपी हुई कोई सी स्नाइपर थी उसने बहुत क्लोज रेंज से फायर किया और वो गोली कैप्टन विक्रम बत्रा साहब को लगी। उसके बाद एक और गोली लगी और फिर वो वहाँ से नहीं उठ पाए, क्योंकि वो बहुत क्लोज रेंज से स्नाइपर शॉट थे। तो तिरंगा लहराया गया, क्योंकि वहाँ आर्मी का नामो निशान नहीं बचे थे। और सर को जब गोली लगी तो उसके बाद में इनके जो साथी थे बहुत चार्ज हो गए थे, इन्होंने फटाफट बचे कुछ दुश्मनों का सफाया किया, वहाँ पर तिरंगा लहराया। तो .4875 में शायद जीत का जश्न मनाने के लिए कैप्टन साहब नहीं थे, मगर इनका वादा इनकी पूरी ट्रुप ने पूरा किया, इनके बॉयज़ ने पूरा किया कि तिरंगा लहराना होगा। .4875 पे तिरंगा लहराया गया, मगर जीत के जश्न मनाने के लिए बत्रा सर मौजूद नहीं थे, कैप्टन सर मौजूद नहीं थे। मगर .4875 को ही उन्हीं की याद में आज भी हम लोग बत्रा टॉप से नाम से जानते हैं, बत्रा टॉप। अगर आप गूगल मैप पे कभी बत्रा टॉप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, वहाँ पर सामने 99 कैफ़े नज़र आएगा। गूगल मैप आज आप सब सर्च करिएगा, इतना तो हम कर ही सकते हैं देखने के लिए। गूगल मैप में आप लिखेंगे बत्रा टॉप द्रास, ये लोकेशन आप लिखेंगे गूगल मैप में तो आपको नज़र आ जाएगी लोकेशन। आप सब इतना तो करके देखिएगा, हम यहीं से दर्शन कर लें, बत्रा टॉप द्रास, ये आप देखिएगा गूगल मैप पे और ये आपको नज़र आएगा .4875, जो कि सर की याद में ही बत्रा टॉप नाम से जाना जाता है। तो अपने साथियों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा, इन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिसे इनके फादर साहब ने लिया था तत्कालीन राष्ट्रपति से 15 अगस्त 1999 को, बस जस्ट लगभग एक महीने बाद ही जो स्वाधीनता दिवस हुआ था उस दिन परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया। और इनके बचपन की घटना है जहाँ बोला जाता है कि 1988 में एक सीरियल आता था परमवीर चक्र नाम से दूरदर्शन पर, तो वहाँ ये और इनके जुड़वा जो भाई हैं विशाल बत्रा सर, ये दोनों जाकर परमवीर चक्र देखा करते थे टीवी पर, और ये देखते थे कि हम में से भी कोई आएगा, मैं भी आऊँगा कि कल को वहाँ। तो खुद को तो टीवी पर नहीं देख सके, ना ही वो आज हमारे बीच में है कैप्टन विक्रम बत्रा सर की वो देख सके कि हम उनकी शौर्य गाथा को कितना गाते हैं, या हम उनसे कितनी प्रेरणा लेते हैं, हम उनसे कितना उनको कितनी बार नमन करना चाहते हैं, उनकी शहादत को, उनकी वीरता को हम सलाम करते हैं। वो हमारे बीच नहीं है, मगर उनका नाम, उनकी यादें, उनकी वीरता हमारे साथ है, उनकी परम वीरता हमारे साथ है। और पालमपुर जैसी एक बहुत छोटी सी जगह जो कि जनरली अपनी खूबसूरती, नैसर्गिक वातावरण इत्यादि के लिए जाना जाता था, वो आज जाना जाता है। तो अमर शहीद परमवीर चक्र सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा सर के लिए आप तस्वीर दे सकते हैं, जहाँ पर उनके माता पिता उन्हीं के साथ में खड़े हैं, यहाँ पर उनकी तस्वीर के साथ में है, उनके कमाए हुए बहुत सारे पुरस्कार जहाँ पर रखे देख सकते हैं। तो ये आज एक छोटी सी कहानी थी आप लोगों के लिए, कहानी नहीं, एक कहीं कुछ लोग ऐसे हों जिनको शायद आज पहली बार मालूम पड़ रहा हो, कहीं कुछ लोग ऐसे हों जिनको ये पिक्चर जो आई है, शेरशाह जो मूवी आई है, उसके माध्यम से पता पड़ा हो, मगर पता सबको लगना चाहिए कि हमारी धरती कैसे वीरों से
सुसज्जित रही है। ऐसे ऐसे वीर हमारी धरती पर पैदा हुए हैं और इन वीरों को हमें नमन करना ही चाहिए। और सिर्फ एक या दो वीर नहीं, बहुत सारे ऐसे वीर हैं जिनकी स्टोरीज हम लोगों को नहीं मालूम है, हमको पता करना चाहिए, क्योंकि ये बलिदान इन्होंने हमारे लिए तो दिया है। अगर कैप्टन साहब ने इस तरह से बलिदान नहीं दिया होता, या इनके बहुत सारे और साथी या इनके जैसे अनेकों ऑफिसर्स जो हमारे लिए बलिदान नहीं देते, तो क्या आज इस शांति से, इस आनंद से हम लोग स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस ऐसी चीज़ें मना रहे होते? अगर हमने वो युद्ध नहीं जीते होते, क्योंकि अगर ये बलिदान नहीं होते तो युद्ध कैसे जीते जाते? अगर वो युद्ध नहीं जीते जाते तो क्या हमारा देश इतना ही आज़ाद होता, इतना ही शांत होता? अभी इतने आराम से हम लोग अपनी नॉर्मल जो डेली रूटीन बिताते हैं वो बिता पाते? कहना बहुत मुश्किल है, सोचना भी मुश्किल है। तो इसीलिए ऐसे महान पुरुषों को हम सभी नमन करते हैं और उनकी वीरता, उनके जज्बे को, साथ ही उनके परिवार वालों के जज्बे को। आप पूछिए अपने माँ बाप से कि 10 दिन के लिए मैं दूर जा रहा हूँ, वो एकदम इमोशनल हो जाते हैं। 10 दिन हमारा बच्चा दूर जा रहा है। हमें इन माँ बाप का भी सोचना चाहिए, इनके परिवार वालों का भी सोचना चाहिए कि वो भी कुछ परिवार हैं, उनके भी रिश्ते होते हैं। उनके जुड़वा भाई के बारे में सोचिए, 24 साल का साथ एकदम से खत्म हो जाए, उसके बाद भी वो आज तक हंसते हैं। और रिसेंटली मैं कल ही उनका एक वीडियो देख रहा था, वो बोलते हैं कि मैं जुड़वा हूँ, मैं उनका जुड़वा भाई हूँ। तो अगर मेरी शक्ल से आप उनकी शक्ल रिफ्लेक्ट करते हैं, अगर मैं पूरे दिन उदास रहूँगा, मेरे अंदर दुख है, मेरे अंदर पेन है, अगर मैं उदास रहूँगा तो लोगों को लगेगा कि यार एक वो गम है, एक उदासी है। वो जो विक्रम बत्रा सर की जो खुशी थी, वो जो जोश था, एक अल्हड़पन था, वो चीज़ें नज़र नहीं आएगी। वो यंग जो चार्म था वो नज़र नहीं आएगा। इसीलिए वो उनके भाई आज भी हंसते रहते हैं, पूरे जोश में रहते हैं और गर्व से अपने भाई की बातें सबको बताते हैं। वो एक बैंकर है, मगर फिर भी आमतौर पे वो जगह जगह अपने भाई की बातें बताते हैं, सबको प्रेरणा देते हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, टॉक्स हों। तो ऐसे परिवार वालों को भी नमन है। 1-2 दिन पहले ही अभी कुछ मैंने एक इंटरव्यू सुना था जिसमें कैप्टन साहब के फादर बोल रहे थे कि ऐसे वीरों की स्टोरीज को भी स्कूल टेक्स्ट बुक में शामिल किया जाना चाहिए। सिर्फ आज़ादी के वीरों को नहीं, जो स्वतंत्रता सेनानी थे वही नहीं, जो इस तरह से आर्मी में बलिदान देते हैं उनको भी स्कूल टेक्स्ट बुक में शामिल किया जाना चाहिए। तो स्कूल टेक्स्ट बुक का तो देखो हम नहीं कुछ कर सकते, अभी हम अपने लेवल पे नहीं कर सकते, मगर हाँ हम इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी के बीच में, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे सर की स्टोरी को लेकर आए, ताकि कहीं किसी हद तक ये बात सच हो कि स्टूडेंट्स तक सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी नहीं, जो हमारी युद्ध वीर हैं उनकी स्टोरीज भी पहुँचे। तो मेरी तरफ से ये श्रद्धांजलि कैप्टन साहब को, और धन्यवाद ऐसे माता पिता का, धन्यवाद ऐसे भाई का, ऐसी बहनों का, ऐसे परिवार का जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को देश के लिए न्यौछावर किया, ऐसा वीर सपूत इस देश को दिया। थैंक यू सो मच। और हम सभी सर को नमन करते हैं।